नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आज से तकरीबन 1 माह पहले मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला किसी सियासी रहनुमा का इंटरव्यू लिया था और वो थे इमरान खान साहब। लेकिन उस इंटरव्यू के बाद बेशुमार बातें और बेशुमार गुफ्तगू सुनने को मिली कि इंटरव्यू तिश्ना रह गया। बेशुमार ऐसे सवालात थे जो मुझे पूछने चाहिए थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके बाद 1 महीने में गुजरी हैं। और ये मुल्क बड़ा अजीब है, इसमें हर दिन नया तूफ़ान बरपा होता है और नई गुफ्तगू करना पड़ती है। लेकिन इमरान खान साहब की मेहरबानी है कि आज वो फिर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खान साहब, 10 महीने पहले या 8 महीने पहले एक तब्दीली आई थी और एक साहब ने उसके अगले दिन इंटरव्यू देते हुए कहा था, देखो डॉलर का रेट जो है वो कितना अच्छा हो गया और स्टॉक मार्केट भी बहुत ऊँची हो गई। लेकिन मैं उस वक़्त जो साहिब नज़र लोग थे, जो जानते थे, वो समझते थे कि यहाँ ये तब्दीली सिर्फ इसलिए ले आई गई है कि ये कंटेनमेंट ऑफ चाइना का एक प्रोग्राम है कि पाकिस्तान डिस्टर्ब रहे और पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए। अब तो हालात बहुत ख़राब है। मैंने इसके ऊपर बड़ा, क्योंकि मेरे तो सामने सब कुछ ये साजिश खुली है ना, मैंने तो इसको स्लो मोशन में देखा साजिश को, और मैंने फिर बाद में भी असेस किया कि इसके पीछे क्या मकासद हो सकते थे। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो जाए कि ये सिर्फ जो हम समझते थे कि सिर्फ ये अमेरिका से आई है साजिश, इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ उनकी वाइस वर्सा भी हो सकती, उनकी ख्वाहिश थी कि इमरान खान को हटाया जाए, क्योंकि वो उनको आदत पड़ी हुई है ऐसे यहाँ हुक्मरान जो कि यानी उनकी जो वो हुक्म करते हैं या सलूट मार के उसको एक्सेप्ट किया जाता है, तो उनको आदत पड़ी हुई थी वॉर ऑन टेरर की। फिर उसके बीच में रेमंड डेविस को पकड़ा दिया, जो दिहाड़े लोगों को गोली मार के वो उसको दे दिया वापस। यानी डरते थे कोई भी स्टैंड लेते हुए कि एमल कांसी हो गया, वो रमज़ी यूसुफ हो गया, उनको गैर कानूनी तौर पे उनको खुश करने के लिए अपने कानून तोड़ के पकड़ा दिया। फिर सारी वॉर ऑन टेरर के अंदर पाकिस्तान के सारे कानून की वायलेशंस हुई, आपने ग्वांटानामो में पहुंचा दिया, जो भी किया। उनको आदत पड़ी हुई थी कि पाकिस्तान में कोई उनके जो भी उनके हुक्म के ख़िलाफ़ या उनके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए बात करता था, तो उसको उनके लिए पहले ये ऐसी टाइम था और उनको ये पसंद नहीं था। लेकिन उधर से ये नहीं बात शुरू इधर से हुई है। और अब हमें पता चल गया कि हुसैन हक्कानी को हायर किया गया। जी सितंबर के अंदर 2021 में उसको हायर किया गया, और मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, हमारे गवर्नमेंट के होते हुए हायर किया, और हमें नहीं पता कि हायर हुआ है। और वो वहाँ प्रमोट किसको कर रहा था? वो मेरे खिलाफ वहाँ काम कर रहा था वाशिंगटन में, और प्रमोट कर रहा था बाजवा साहब को। बल्कि 1 साल बाद उसको पता चला कि फ़ौज बहुत अच्छी होगी। हाँ, उसने एकदम सारा वक्त पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ, मेमो गेट के अंदर वो नंबर 1 किरदार, ठीक, और एकदम वो पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ और प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ शुरू हो गया। और उसने ट्वीट भी एक की हुई है कि बड़ी के जनरल बाजवा ठीक अमेरिकन स्टैंड के साथ खड़े हैं, प्रो अमेरिकन है, और इमरान खान एंटी अमेरिकन है। उसकी एक ट्वीट भी है। तो कहने का मकसद यह है जी कि गेम तो यहाँ से शुरू हुई, ठीक, और अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि इस गेम के पीछे एक ज़ाती मफादात थे, और इस गेम के पीछे अपनी ज़ात को प्रमोट करने के लिए सारी गेम शुरू हुई, अपने इंटरेस्ट के लिए, और लोगों को बीच में शामिल किया गया। ये तासुर दिया गया कि मैं जनरल फैज़ को बनाना चाहता हूँ आर्मी चीफ, जबकि मेरे कोई जहन में भी नहीं था उस वक्त। पिछले जून में कोई भी आ जाए फ़र्क को नहीं पड़ता, सब एक जैसे हो जाते हैं। और जून के अंदर यानी पिछले जून में, नवंबर में, इस नवंबर में होना था, तो मेरे अकाउंट से इतने ज़्यादा और मसले मसाइल थे, तो मेरे जहन में क्या था कि कौन आर्मी चीफ, और फिर मुझे क्या फ़र्क पड़ता है मेरिट के ऊपर जो आर्मी चीफ आए, मैंने कौन से अपनी कोई NRO 2 लेना है या NRO 1 लेना है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता था। तो इसलिए वो इधर ये भी साजिश यहीं से हुई कि जी इमरान खान वो जनरल फैज़ को चाहता था ताकि बाकी खिलाफ हो जाए इमरान खान के, और वहाँ से वो सारा वो मिल के तो फिर फैसला हो गया कि जी ये शहबाज शरीफ को लेके आना है। तो ये पूरी ये साजिश अब तो आहिस्ता आहिस्ता सारी अनफोल्ड हो रही है। सच अल्लाह हक है जी, सच का। लेकिन इस 10 महीने के अंदर जो नुकसान हुआ है और जो सूरत हाल हुई है, न सिर्फ माशी
बल्कि हमारी पॉलिटिकल वैल्यूज़ का भी अजीबोगरीब नुकसान हुआ। मतलब मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, मुझे पता है कि गवर्नर का हुक्म जो है ना वो एक SHO भी नहीं मानता, पटवारी भी उसका फ़ोन नहीं सुनता। एक चीफ सेक्रेटरी ने कैसे उसका हुक्म मान लिया? सिर्फ गवर्नर था उसके पीछे। देखिए जी, पहले तो ये देख लें कि जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान, ठीक, सबसे पहले तो माशियत तबाह हो गई। और ये मुझे फिर अफसोस से कहना पड़ता है कि मैंने ये जो एक आदमी ने जिसने सारे फैसले किए हैं, जो जिम्मेदार है सबका, मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये अगर साजिश हो गई कामयाब तो ये माशियत कोई नहीं संभाल सकेगा। और मैं अगर आपको मेरी नहीं समझ आ रही तो मैं ये जो माशियत का एक्सपर्ट है शौकत तरीन, उससे तो कम से कम पूछ लें कि क्या असरात होंगे अगर इस स्टेज के ऊपर आपने रिजीम चेंज किया। और उसने भी समझाया और हम दोनों से दिलासा दिया गया, फिक्र ही ना करें, हम तो कॉन्टिन्यूटी चाहते हैं। पीछे से वो चोरी चल रही थी, तो इनसे माशियत संभल नहीं, क्योंकि पहले तो मुझे ये कोई सुनहरी दौर बता दें नून लीग का जब इन्होंने कोई बहुत बड़े काम किए हों। 99 में गए पाकिस्तान बैंकक्रप्ट, 2018 में ये गए पाकिस्तान बैंकक्रप्ट। तो इनसे जो इसहाक डार 2 दफ़ा बैंकक्रप्ट करके मुल्क गया है, उसने आगे संभालना था। तो ये जो हुआ है वो होना था। लेकिन जो अफसोसनाक बात यह है कि इन्होंने पाकिस्तान को उधर ले गए हैं जिधर अब वो फिट इन होता है। वो जो पर्किंस की किताब है कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, इकोनॉमिक हिटमैन क्या करता है कि वो उसकी सारी किताब का मफहूम ये है कि वो आके पहले एक माशरे को उसकी माशियत को कर्जे दे के तबाह करता है, स्ट्रक्चरल लोन्स, और पहले तबाह करता है, और उसके बाद जब वो घुटनों पे आ जाते हैं एक मुल्क तो फिर उनके एसेट्स स्ट्रिप करता है, उनके प्राइवेटाइज करवा के उनके एसेट्स ले जाता है। ये उसका असर था। तो अब क्या पाकिस्तान में हो रहा है? अब हम उधर पहुंच गए हैं। अब IMF ने पहले तो एक जो कंडीशंस लगाई हैं, आज पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई है। सबसे खौफनाक चीज़ है आटा दुगना हो गया। 8 महीने में आटे की कीमत दुगनी हो गई है। ये सबसे यानी एक जो हिट करता है आम लोगों को। तो खाने पीने की चीज़ें भी महंगी, आज 50 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई। आज इंडस्ट्री बंद हो रही है, आज बेरोज़गारी बढ़ रही है, जबकि 8 महीने पहले पाकिस्तान की रिकॉर्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स, टैक्स कलेक्शन, पैदावार, 4 फसलों की रिकॉर्ड पैदावार, और IT सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे थे। 75% IT आगे बढ़ रहा था। 24 बिलियन डॉलर था 2019 में आपका रिजर्व, जो कभी भी नहीं। साहब एक बड़ा अहम तरीन बात है कि किसी भी दुनिया में मईशत को उसके मईशतदान ठीक नहीं करते, बल्कि 2 चीज़ें करती हैं, लॉ एंड ऑर्डर एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आप ज़ाहिर बात है फ्यूचर आपका है, नज़र आ रहा है। अगर आपका फ्यूचर ना होता तो अब तक इलेक्शन करवा चुके होते। से बताइएगा कि पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी हिस्ट्री है वो मईशतदानों की तबाही की वजह से शुएब से लेके आखिर तक इन्हीं वर्ल्ड बैंक के टोडियों ने ख़राब किया। आप समझते हैं कि आपके आने से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी इस मुल्क में? देखिए जी, पहले तो ये कहते कि इनके रहते हुए तो नहीं, वो तो सही है। ये तो क्लियर हो जाए कि इन्होंने 8 महीने में जिधर आ गए हैं ना, इंटरनली कोई आज सरमायाकार इस हुकूमत के ऊपर कोई ट्रस्ट करता है, बल्कि 88% बिजनेस समझते हैं कि हुकूमत फेल हो गई। बैरूनी मुल्क वैसे सारी फाइनेंशियल मार्केट सब बंद हो गई हैं, क्योंकि जो हमारा एक रिस्क था डिफॉल्ट का 100 पे चला गया। 8 महीने पहले वो था 5%, हम जब थे, ये 100 पे चला गया। अब इसका मतलब किसी ने पैसे बाहर से नहीं देने, तो ना सरमायाकारी आनी है, ना पैसे, ना कमर्शियल लोन्स। अब क्या करेंगे ये? बिल्कुल अब बैरून मिन्नत हो गए हैं IMF के और वो पावर्स के जिनसे इनको पैसा मिल सकता है। अब वो क्या पाकिस्तान से मांगे? मैं वो ही आ गया, इकोनॉमिक हिटमैन। एक ही चीज़ रह गई है पाकिस्तान के पास, और खुदा ना खास्ता अगर आप उसके ऊपर डील कर लेते हैं, और ये कर सकते हैं क्योंकि इनका स्टेक ही पाकिस्तान में नहीं है, ये तो बाहर रहते हैं पाकिस्तान, पैसा इनके बाहर पड़ा है।
डॉलर अगर मजबूत होता है, रुपया गिरता है। अब रुपया गिरता गया जब से, सोच लें कि ओपन मार्केट में 260 रुपए का डॉलर है। ठीक। हम जब इन्होंने नो कॉन्फ्रेंस किया तो 178 रुपए का डॉलर था। ठीक। अब ये जो एक कितना बड़ा तेजी से गिरा है नीचे, कोई इसके एक्सप्लेन तो करें कि क्या हुआ है। मैं ये समझना चाहता हूँ वो कौन सी क़यामत आ गई थी कि एकदम मुल्क ऐसे गया नीचे। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि ये तो इकोनॉमिक हिटमैन लग रहा है। असल वही था ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ले आओ, तबाह बर्बाद हो। और फिर यही जो लोग अब डिमांड करेंगे पाकिस्तान से, तो मैं कह रहा हूँ कि इनको तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इनकी तो दौलत बाहर पड़ी है। फ़र्क पड़ता है पाकिस्तानियों को कि अगर खुदा ना खास्ता उसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर गए तो मुझे तो खौफ है फिर पाकिस्तान के फ्यूचर के ऊपर। साहब, एक डिफेंस एमरजेंसी की स्ट्रेटजी होती है। आप जिन लोगों का जिस सिचुएशन की जिक्र कर रहे हैं, आज हमारे पास $5000 मेरे अगर अकाउंट में है तो मैं निकालने जाऊँ तो मुझे 3 हफ्ते की मोहलत देते हैं। आज खुदा न खास्ता हम किसी भी बॉर्डर पे, वेस्टर्न ईस्टर्न पे हम जंग पे जाएँ, आपके पास अब 3 दिन का पेट्रोल नहीं, अब करेंगे क्या? नहीं, देखें और ये साहब, ये बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुई है पाकिस्तान से। और मैंने जब कहा कि ये साजिश है और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और चीफ जस्टिस साहब को हमने, डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी भेजा वो मुरासला कि ये इसके ऊपर कम से कम पूछे तो सही कि हुआ क्या है। वो कहता है, एक दिन हुक्म देता है कि इमरान खान को हटाओ, डोनाल्ड लू कहता है, अगले दिन वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस दायर हो जाती है, और उसके बाद हमारे लोगों को एकदम पता चलता है कि जी तो बहुत बुरी हुकूमत है, और वो छोड़ना शुरू कर देते हैं। उनमें से कई जो अमेरिकन एम्बेसी में जाते थे, हमारे पास रिकॉर्ड है आईबी का कि जो सबसे पहले गए हैं हमारी पार्टी छोड़ के, वो अमेरिकन एम्बेसी में जाके मीटिंग्स करते थे। अब राजा रियाज ने कौन सी फॉरेन पॉलिसी पे बात करनी है अमेरिकन एम्बेसी में जाके। तो ये सब ये ओपन मीटिंग्स उनकी अपोजिशन लीडर से होती थी, जैसे वो बाकी जगह अपोजिशन लीडर से ज्यादा मीटिंग्स, वो अपोजिशन लीडर जो कि अपोजिशन लीडर भी नहीं थे, उनसे ज्यादा मीटिंग्स। और हमारे जो बैक बेंचर्स थे, जो उनका ख्याल था खुश नहीं है हमारी पार्टी से, उनसे मीटिंग्स कर रहा है अमेरिकन एम्बेसी। तो अगर वो हो जाती जी, उसके ऊपर अगर आप करते ये कि साजिश के ऊपर कोई पूछे तो सही कि मुल्क से हुआ क्या है। क्योंकि आज मुझे बताया है कि ये जो इधर हमारा मसला क्या था, हमारा मसला था तेल की कीमतें ऊपर चली गई। ठीक। तो तेल की कीमत हमारे दौर में तो $103 से $115 पर गई है, आज $70 से $80 पर तेल है। तो आज क्यों तेल इतना महंगा है, डॉलर ख़त्म हो गए हैं, आज क्या हुआ है? तो ये बड़ा हमारे लिए लम्हा फ़िक्र है कि उन चोरों को जिन्होंने इस मुल्क को 2 ख़ानदानों ने लूटा, उनको सिर्फ यहाँ बैठा दिया आके, वो अपनी चोरी ख़त्म करनी शुरू हो गए। इतनी तेज़ी से कभी किसी मुल्क में करप्शन के केसेस ख़त्म हुए हैं? यानी ऐसे हुआ है कि 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस एकदम आप हजम कर जाए। कानून बदल दो, रूल ऑफ लॉ हो जाता है ना। मैं यही आपको कह रहा हूँ जी, ये जो किया है इन्होंने, इससे बड़ी गद्दारी मुल्क से क्या हो सकती है कि आप पहले चोरों को बैठा दें, वो मुल्क की इकॉनमी तबाह कर दें, और वो सिर्फ अपने करप्शन केसेस ख़त्म कर दें। एक के बाद दूसरे के करप्शन केस ख़त्म हो रहे हैं। मरियम भी पाक हो गई है, वो शहबाज शरीफ भी पाक, उसके बेटे भी पाक हो गए, दामाद भी पाक हो गया। अब और बाकी सारे गरीब लोग जेलों में गल। अच्छा, यहाँ एक बड़ी मज़ेदार बात आपने पिछले इंटरव्यू में कही है, मैं ज़ाती विटनेस हूँ। ये जो नैब बनी थी मुशर्रफ के दौर में, एक शख्स के ख़िलाफ़ केस में नैब की अदालत में लेके पेश होता था, उसको उन्होंने वज़ीर आला बनाना था, मेरी सारी गवाही पीछे रह गई, वो वज़ीर आला बन गया बलूचिस्तान का। मुझे कोई बात, ये सारे के सारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से लिए इस्तेमाल होते रहे हैं, सारे के सारे, राइट फ्रॉम अयूब खान ऑनवर्ड। उसने आकर कहा करप्शन पे गवर्नमेंट, याह्या खान ने कहा करप्शन गवर्नमेंट चला। आपने फिर उसी ISI को कहा है कि वो बहुत ज़बरदस्त, उनको रोकेगा कौन? मेरी और ये जी मैं आपको ज़रा बताता हूँ, मसला ही पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ है। सही, सिर्फ मसला एक ही है। आप मुझे कहना कि आज क्या मसला है, इंसाफ नहीं है। इंसाफ आता है रूल ऑफ लॉ से। सही। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये कानून के सामने सब एक बराबर। सही। वो जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में सबसे पहले कायम किया था, इंसाफ, अदल और इंसाफ, कि मेरी बेटी भी चोरी करे तो उसको सजा मिलेगी। यानी एक देखे ना, एक कमिटमेंट शो की कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, मेरी बेटी भी नहीं है, और सबसे प्यारी बेटी का नाम बेशक। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बड़ी कौमें तबाह हुई, जब ताकतवर चोरी करे तो उसे छोड़ दो। अब ये हमारी तबाही आपके सामने है। हमें कोई सिर्फ इस हदीस के ऊपर सोच लेना चाहिए
कि ये हदीस की वजह, ये रिफ्लेक्ट, इसमें हदीस में 1500 साल पहले बता दिया था कि तुमने अगर तबाह होना है तो ये करो जो आज NRO2 दे के आप पाकिस्तान से कर रहे हैं। इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है कि एक गवर्नमेंट की 17 साल में सबसे बेहतरीन माशी परफॉर्मेंस, 17 साल के अंदर जब बेहतरीन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे, और वो डॉलर्स के बगैर, जो हमारे सिर्फ हमारे 3 मार्शल लॉज में इतनी परफॉर्मेंस हुई है इकोनॉमी की, अयूब खान की, वो भी अमेरिकन असिस्टेंस बहुत थी, सारी अमेरिकन डॉलर्स आ रहे थे। अमेरिकन डॉलर्स के बावजूद 2 साल कोरोना की दुनिया में तबाही के बावजूद एक गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है। आपने उसको गिरा के चोरों को ऊपर बैठा दिया, और उन चोरों ने मुल्क का भी बड़ा घर कर दिया, और 1100 अरब रुपए की चोरी, 480 अरब रुपया, और ये जी हमारी गवर्नमेंट में हमने वसूल किया था नैब के जरिए 480 अरब रुपया। 280 18 सालों में, हमारे दौर में 480, क्योंकि हमने उनको छोड़ दिया कि जो केसेस थे, ये तो जो इंजीनियरिंग रोक दी, और सारे केसेस पुराने थे। हमारे दौर में तो सिर्फ शहबाज के केसेस थे, और वो 95% पुराने केसेस थे। अब वो सारे माफ हो गए। क्या बेहतर नहीं होता कि आप एक इसके बराबर का बड़ा सिविल अदारा जो है वो बना लें? हमारे मुल्क की बदकिस्मती शायद यही है कि हमारे यहाँ सिविल डिफेंस का अदारा भी नहीं है, वो भी हम फौज की तरफ देखते हैं। और ये सब देखें, ये जो मार्शल लॉ आता है ना, जो आपने शुरू से अयूब खान के से बात की, वो आता ही इदारे तबाह करके। सही बात। आप जब कहें कि मैं कानून से ऊपर हूँ, आइन के ऊपर हूँ, जिस दिन आपने मार्शल लॉ अनाउंस किया, ठीक, इसका मतलब रूल ऑफ लॉ ख़त्म, इसका मतलब कि मैं अब आइन के ऊपर आ गया हूँ, ठीक। और वो आप चलने भी नहीं देंगे वो इदारों को, उनको ज़रूरी आपको कमज़ोर करना पड़ेगा, क्योंकि कैसे आप खुला छोड़ेंगे उनको? अब अदालत को आप छोड़ दें, वो आपका कहेगा कि जी आप बगैर ही नहीं है। तो वो सारा सिस्टम को जब सबॉर्डिनेट करते हैं तो लॉ ख़त्म हो जाता है। अब हमारा तो ट्रेजेडी ये है कि ये जो 2 चोर आए, चोर ख़ानदान, इन्होंने आते साथ ही इन्होंने भी वो ख़त्म कर दिया, इन्होंने इदारों को ठीक नहीं होने दिया। क्योंकि अब आप सोच लेना, शहबाज शरीफ आया, सबसे पहले इसने FIA के ऊपर हमला किया। FIA के अंदर इसके केस थे, 16 अरब रुपए का केस, और वो ओपन एंड शट। रिजवान हमारा दोस्त, मेरा दोस्त था, उसने मुझे 2 दिन पहले कहा कि मुझे कहा जा रहा है कि मुझे पता है कि तुम्हारे बच्चे किन स्कूलों में पढ़ते हैं, और उसके बाद 2 दिन में उसका हार्ट अटैक हो गया। उसको वो शदीद प्रेशर में ले आया। आते साथ ही पहले अदारा इन्होंने जिसने ज़बरदस्त काम किया, इनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो इनकी चोरी, इनको पकड़ के, उस अदारे को इन्होंने अटैक किया। रिजवान आते साथ ही उसका हार्ट अटैक हुआ। 2 महीने के अंदर सब कुछ हुआ। 4 वो गवाह जिनके अकाउंट्स में नौकरों के नाम पे पैसे आ रहे थे, चारों हार्ट अटैक से 2 महीने में मरे। सिग्नल गया FIA को, उन्होंने अपना आदमी बिठाया, सारे केसेस ख़त्म किए। FIA ख़त्म। FIA ख़त्म कैसे कि पब्लिक की नज़र में अब FIA की कोई हैसियत नहीं है, वो ये सिर्फ शरीफ ख़ानदान का टूल है विक्टिमाइज़ करने का, कि जनाब कैसे PTI को ख़त्म करो। नैब ख़त्म, नैब पे अपना आदमी बिठाया, नैब में केसेस ख़त्म हो रहे हैं। नैब वाला कहता है जी, वो मरियम का वो कहता है, अब पता है वो नवाज शरीफ ने कहा है कि ये हमारे फ्लैट है लंदन में। वो मरियम से पूछता है, वो मरियम का केस कैसे होता है, वो उससे पूछता है नैब वाले से, जी वो जज पूछता है कि आप ये साबित कर सकते हैं इनके फ्लैट है? वो कहता है जी मैं नहीं कर सकता, उन्होंने एडमिट किया हुआ है हमारे फ्लैट, चलो जी उनका भी केस ख़त्म। तो अब नैब की क्या हैसियत रहेगी पब्लिक के अंदर? नैब ख़त्म हो गई। उसी तरह मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जब आप इदारे चलते हैं रूल ऑफ लॉ से, आइन के दायरे में रह के उनकी प्रोटेक्शन होती है। अच्छा, अब कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता स्कॉटलैंड यार्ड के अंदर। वो जब इंक्वायरी शुरू करता है, वो चाहे गवर्नमेंट का हो या वो अपोजिशन का हो, स्कॉटलैंड यार्ड जब इंक्वायरी शुरू करता है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रोक सकता। इसलिए उनके इदारे मजबूत हैं। हमने इदारा, हमारे ज़माने में हमने क्या किया, हमने इदारों को तकड़ा किया। आते साथ ही इन्होंने इदारे ख़त्म किए, और FIA ख़त्म, नैब ख़त्म। लेकिन मैं और क्रिकेट बोर्ड देख लें, और रमीज़ राजा, अब मैं तो क्रिकेट इन सबसे बेहतर जानता हूँ, रमीज़ राजा जो अच्छा भला काम कर रहा था, उसने आके हमारी क्रिकेट को, उसने फैसले ऐसे किए कि आप देखिए हम वर्ल्ड कप फाइनल में चले गए, हम कम्पीट कर रहे हैं दुनिया में। आते साथ ही नजम सेठी को ऊपर बैठा दिया, बिजनेस एम्पायर बनाना ना। उस आदमी का क्या रेलेवेंस है क्रिकेट में, उसको ऊपर बैठा दिया आके, उसने अपना न्यायालय है। जो एक इदारा जब चलता है ना, वो कंटिन्यूटी होती है, वो पता होता है कि आपने एक नहीं होता कि सिर्फ क्रिकेट टीम है, उसके नीचे पूरा सेटअप है।
वो आके जो आदमी ने अपनी ज़िंदगी को 20-25 साल क्रिकेट में गुजारी और टेस्ट क्रिकेट खेली 15 साल, उसका ज़्यादा तजर्बा है या एक आदमी जो आपके लिए बड़ा प्रो लिखने वाला है उसका तजर्बा है, उसको लाके क्रिकेट बोर्ड पे बिठा दिया। अब क्रिकेट बोर्ड का ज़रा हाल देखना। पॉइंट मेरा ये है जी कि ये शरीफों और जरदारियों का जो सिर्फ यही नहीं कि इन्होंने लूटा है, लूटने के लिए इन्होंने इदारे तबाह किए हैं। जब इदारे तबाह करते हैं और जिस तरह नैब अमेंडमेंट किया इन्होंने, वाइट कॉलर क्राइम पाकिस्तान में पकड़ना नामुमकिन कर दिया इन्होंने। अब सिर्फ गरीब छोटा चोर पकड़ा जा सकता है, ताकतवर डाकू आज पाकिस्तान में पकड़ ही नहीं आप सकते, क्योंकि इन्होंने नैब अमेंडमेंट करके कहा जी अब मैं प्राइम मिनिस्टर मैं चोरी करूं आके और मैं अपने बच्चों के नाम पे पैसा कर दूं, तो पहले वो कहेंगे कि अच्छा जी बच्चों के नाम पे पैसा आप प्रूव नहीं कर सकते। दूसरा वो मुझे कहेंगे अब वो नैब के ऊपर हो वो साबित करे कि इमरान खान ने बाहर अरबों रुपए की प्रॉपर्टी किधर से ली है, वो साबित ही नहीं कर सकता। इसका मतलब इन्होंने बड़े डाकुओं को लाइसेंस दे दिए चोरी का। अंग्रेज़ ने जो SHO को इख्तियार दिया था ना, वो था कि अगर मैं ये पेन साबित नहीं कर सकता हूँ कि मैंने कहाँ से ख़रीदा तो मुझे चोरी में पकड़ सकता था, लेकिन उन्होंने उल्ट दिया। एक बहुत सेंसिटिव सा इशू जो पाकिस्तान की अखलाकियात के साथ ताल्लुक़ रखता है, मैं ख़ास तौर पे जज्बाती हूँ उस मामले में। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनस बिन मालिक ने कहा है कि सिर्फ़ एक दफ़ा आप छुरी लेके एक आदमी के ऊपर चढ़ दौड़े थे जो आपके दरवाज़े में पीप कर रहा था और मुमकिन था कि आप उसकी आँख निकाल देते। इंसानी ज़िंदगी के अंदर आपने फरमाया इस काबे से ज़्यादा एक इंसान की ज़ाती ज़िंदगी मुक़द्दस और अहम है। ये जो कल्चर इस मुल्क के अंदर पैदा किया जा रहा है, यानी एवियन अवार्ड्स पोर्नोग्राफी के होते हैं, उसमें भी स्पाई कैम और हिडन कैम मूवीज़ नहीं आती, और इस मुल्क के अंदर हर एंकर पर्सन उसको डिस्कस करता है। ज़ाती ज़िंदगी तो अल्लाह कहता है कि हर बंदे की जिस तरह की भी हो, जैसी भी हो, उसकी अल्लाह के साथ अल्लाह उसको भी छोड़ दे। लेकिन इस कंपनी का मैनेजर कौन है जो लेके आ रहा है? देखिए और ये जी, मैं इसके ऊपर मैंने तो बरतानिया में एक आर्टिकल लिखा था। मैं जब बरतानिया गया ना शुरू में 1971 की बात है, तो एक वहाँ बहुत बड़ी एक चेंज आया, एक इनकलाब आया। उसको कहते थे सेक्स ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल कल्चर। वो हुआ क्या कि उससे पहले वहाँ भी बड़े नॉर्म्स थे। आप हैरान होंगे जो चीज़ें यहाँ आज टीवी में दिखाई जा रही हैं बरतानिया में नहीं दिखा सकते थे। और वो बड़ी एक कंजर्वेटिव सोसाइटी थी। ये क्या हुआ कि एकदम एक रिबेलियन हुई जिसको कहते हैं सेक्स ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल, और उन्होंने अपनी जो गुनेह है ना वो पब्लिक में लाने शुरू कर दिए कि नहीं जी ये मुनाफिकत है कि हम जो प्राइवेट लाइफ में करते हैं वो पब्लिक में ना बताया जाए। इसी के ऊपर कुरान की आयत है कि अपने और दूसरों के गुनों पे पर्दा डालो, क्योंकि आप इवन सोसाइटी को बचाते हैं। वला तहस्सु वला तजस्सु, टो में मत लगा रहो, मना किया अल्लाह ने। पर्दा तो खैर बहुत बड़ी बात अल्लाह ने कहा जी। देखिए नहीं कॉमन सेंस है जी, मैंने क्योंकि मैंने इंग्लैंड में मजबूत लिखा इसके ऊपर कि आप जब अपने गुनों को आम करते हैं, तो मैंने अपनी आंखों से बरतानिया का माशरा तबाह होते देखा है। बिल्कुल ठीक। वहाँ की डिवोर्स रेट थी 14 के अंदर एक डिवोर्स होती थी बरतानिया में जब मैं गया था वहाँ। आज 70% डिवोर्स रेट है क्योंकि कुरान फैमिली सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, इस्लाम आपकी ख़ानदानी निज़ाम को प्रोटेक्ट करता है। वो इस्लाम अस्यूम करता है कि हम सारे कोई फरिश्ते नहीं हैं, सब गुनाहगार लोग हैं, लेकिन वो ये कहता है कि अपने और दूसरों के गुनों पे पर्दा डालो, क्योंकि आप प्रोटेक्ट करते हैं अपने माशरे में, अपने बच्चों को, अपने माशरे को प्रोटेक्ट करते हैं। अब बरतानिया के अंदर जब उन्होंने ये आम कर दिया और कहानियाँ आनी शुरू हो गई कि फलाने की प्राइवेट लाइफ ऐसी है, फलाने की ये सारी अखबार ऐसे आने शुरू हो गए, न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड जो अब बंद हो गए। हुआ क्या उसका, जैसे जैसे फाशी बढ़ती गई उनके माशरे के अंदर ख़ानदान टूटते गए, ख़ानदानी निज़ाम टूटता गया। और आज आप वहाँ हालात देखें, सारे वेस्टर्न माशरे में देखें कि शादी चलती नहीं है। और हॉलीवुड के अंदर शादी का जो लाइफ स्पैन है वो 2.5 साल है। एवरेज शादी 2.5 साल चलती है, क्योंकि आप अगर फाशी बढ़ाते रहें, आप गन को सामने लाते रहें, आपका माशरा टूट जाएगा।
लेकिन हमारे माशरे का और बड़ा गंध है कि हम उसको पॉलिटिकल गेन्स के लिए फांसी कराते, इससे ज़्यादा बुरी क्या चीज़ हो सकती है? ये तो जी अब बात किया, पुराने ज़माने में तो चले फिर भी टेप्स ठीक ही होती थी किसी की एक्चुअल टेप। तो अब आप आधे घंटे बैठे, ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आप यकीन करें कि फ्रेंसिक भी नहीं बता सकता कि आपने रेल किया या आपने बनाया। तो अब तो एक इंडस्ट्री बन गई है। इतना सारों को ब्लैकमेल करने के लिए ये टेप्स हैं, ये ऑडियो टेप्स हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये नहीं है कि आप कोई माशरे के अंदर किसी की असलियत सामने लेके आ रहे हैं। इसका मकसद ये है ब्लैकमेल करना, गंद उछालना, और कोई फिक्र ना करना कि इसका असर आज। और ये साहब बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है, 8-8 साल के बच्चे मोबाइल फ़ोन लेके फिरते हैं। अब उनके मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप ये गंद लेके आ रहे हैं। आप सोचें इसका माशरे में सोशल मीडिया से ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया में ये गुफ्तगू होती है। 25 दिसंबर के दिन 9 धमाके हुए हैं बलूचिस्तान में। 9 मैं बलूचिस्तान में रहा हूँ, मुझे इसका अंदाज़ा है कि कितनी खौफनाक किस्म की सूरत हाल है। KPK की जो हालत है, बन्नू का जो इंसिडेंट है, उसको जिस मुश्किल से टैकल किया गया है हम सबको पता है। टैकल कर लिया, अल्लाह का करम है, टैकल कर लिया, लेकिन धुआं चल रहा है। बिलावल साहब जो हैं वहाँ से कहते हैं हम अमेरिकन एड आ रही है और हम एक और वॉर एंड टेरर में एंटर हो रहे हैं। मैं तो कांप गया हूँ खान साहब कि इसका मतलब ये है कि हम उस एजेंडे के तहत पाकिस्तान को फिर आग लगा देंगे। देखिए, और ये जी मैं सारा वॉर ऑन टेरर के ख़िलाफ़ क्यों था? जी बिल्कुल क्यों था? मैं उनको ये कहता गया कि आप जब पहले तो आपने अफ़गानिस्तान में जो जहाद लड़ी, आपने लोगों को कहा कि अगर कोई बाहर से आके कब्ज़ा करता है किसी मुल्क के ऊपर तो उनको आज़ादी के लिए और मुसलमान मुल्क के लिए जहाद है। और आपने ग्लोरीफाई किया लोगों को। सारी दुनिया से जहादी आए यहाँ जहाद लड़ने के लिए, जिसमें उसामा बिन लादेन भी थे। सारा हमारा जो कबायली इलाका था, इस सारे कबायली इलाके के ज़रिए जहाद लड़ी गई, क्योंकि इधर से ही जाते थे अफगानिस्तान में। रेगन ने कहा था 7 फादर्स ऑफ अमेरिका के इक्विवेलेंस हैं ये। हाँ, वो जो जहाद लड़ने वाले थे वो कहता कि दे इक्विवेलेंट ऑफ द मॉरल इक्विवेलेंट ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका, मुजाहिदीन को उसने कहा। तो वो वहाँ से जाते थे कबायली इलाके से। कबायली इलाके के लोगों ने बड़ी शिरकत की जहाद में। अब हुआ क्या, आप 10 साल के बाद अब आप लोगों को कह रहे हैं कि नहीं जी, क्योंकि वो अब अमेरिकन आ गए अफगानिस्तान में, अब ये जहाद नहीं है, अब ये दहशतगर्दी है। अब होना क्या था, वो सारे लोग जिनको आपने तैयार किया हुआ था जहाद के लिए, वो आपके अगेंस्ट शुरू हो गए और उन्होंने पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक करना शुरू कर दिया कि हम भी कोलैबोरेटर्स हैं उनके। उन्होंने कहा हमारे खिलाफ भी जहाद जायज़ है। ठीक, इसकी वजह से खुद कुछ हमले होने शुरू हो गए। जो अपने आप को उड़ा रहा था खुद ज़्यादा 80% खुद कुछ हमलों में, तो वो तो समझते थे कि हम जहाद कर रहे हैं और हम जन्नत में जाएंगे। बिल्कुल। मैं इनको कहता रहा कि इसके वॉर के अंदर हमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने पहले से इनको तैयार किया हुआ था जहाद के लिए और आप कह रहे हैं दहशतगर्दी। और मैंने कहा हमें इसमें नहीं रहना चाहिए था। मैं इसको अपोज करता रहा, मुझे तालिबान खान कहते रहे। मैंने इनको कहा जब ये हमारी जंग होगी हम जीत जाएंगे, लेकिन जब तक ये अमेरिका की जंग है वो हमें हमारे खिलाफ भी जहाद लड़ेंगे। खुद सबसे ज़्यादा डैमेज खुद को हमला करता है। ठीक। अब क्या हुआ, पहले तो हमारे तो 3 सालों में सारी ख़त्म हो गई। आप देख लें सारे ये नेगोशिएशन आपके ज़माने में शुरू हुई थी, मैं विटनेस हूँ। हमारी तालिबान से अमेरिकन की नेगोशिएशन हमने करवाई, अफगानिस्तान तालिबान की। टीट उनकी भी। जब ये तालिबान आए, ये अमेरिका वहाँ से गया और तालिबान ने टेक ओवर किया अमेरिका, तो हमारी उनसे पहली दफ़ा 20 साल में अफगान हुकूमत आई जो प्रो पाकिस्तान थी। गरीब हुकूमत तो प्रो इंडिया थी। वहाँ से तो 3 दहशतगर्द ग्रुप से अटैक कर रहे थे पाकिस्तान में। अब पहली दफ़ा हमें मौका मिला कि टोटल अमन कायम करे पाकिस्तान में, दहशतगर्दी ख़त्म कर दे, क्योंकि अफगान गवर्नमेंट अब प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी TTP को। तो TTP से डायलॉग शुरू हो गया कि हम कैसे उनकी सेटलमेंट टर्म्स कैसे, 40-50 हज़ार लोग हैं, उनको आपने क्या करना, उन्होंने आना तो था। अब कोशिश कर रहे थे कि उनसे टर्म्स करेंगे, किन टर्म्स के ऊपर उनको हम पाकिस्तान में लेके आएंगे। और वो बड़ा डेलिकेट सब्जेक्ट बहुत है, उसके लिए पैसे भी चाहिए थे उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए। वो भी हमने फैसला किया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी की हमारी मीटिंग हुई, उसमें ये सब कुछ तय हुआ कि हम क्या क्या करेंगे। और हमें पता था कि आसान नहीं है। आप यकीन करें वो रिवर्स कि हम जैसे गए, ना किसी ने परवाह की उधर की, ना उन्होंने उनका और आहिस्ता आहिस्ता पहले वो मलाकड़ में आ गए। अब इसमें हमें बॉर्डर था गवर्नमेंट के हाथ में,
अब सवाल ये है कि ये फेडरल गवर्नमेंट जी बिल्कुल है उनके हाथ में, किस तरह लोग मालाकंड आ गए, वहाँ लोग खड़े हो गए और सारे लोगों ने कहा कि ये एक मिली भगत है, फिक्स मैच है, ये पीटीआई की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए हुआ। उसके बाद ये बढ़ता गया, उधर से मालाकंड से खत्म हुआ, वहाँ चले गए, उधर से अब ऊपर से शुरू हो गया। अब ये बड़ा खतरनाक है। इसमें अगर हमने अकल से नाकाम किया, अगर हमने फिर इस्तेमाल हुए कि जी किसी और अमेरिकन एजेंडे के तहत हम अगर उनसे एड लेके यहाँ मारधाड़ शुरू हो गई, वो फिर जहाद हमारे ऊपर डिक्लेयर कर देंगे। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस बारी हमारा जो मुल्क के माशी हालात हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। किसी ने हमें मदद भी नहीं करनी। वो अमेरिका के जो पीनट्स आने हैं, बिलावल साहब जो लेके खुश हो रहे हैं, तो पहले भी जो आए हैं अमेरिका के जो पैसे उन्होंने दिए हैं, मुझे बताए हैं 100 अरब डॉलर से तो ज्यादा पाकिस्तान को। ट्रंप यही तो कहता है किधर गए वो नहीं, और वो जो 20 अरब डॉलर से क्या फायदा हुआ। तो हम ये जो अपने आप को बेचते हैं, देखें इतना नुकसान पहुंचाया दोनों ये पीपल्स पार्टी और नून की हुकूमतों ने 90 की दिहाई में। अमेरिका में जाके कहते थे कि जी हमें बचा लो, नहीं तो दहशत नहीं तो इंतहा पसंद आ जाएंगे, फंडामेंटलिस्ट आ जाएंगे। ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद एक मुसलमान दुनिया के अंदर एक अजीब काम शुरू हो गया कि सारे अमेरिकनों को कहते थे कि जी अगर हमें ना आपने बचाया तो वो खोमेनी टाइप इंकलाब आ जाएगा इस्लाम का। वो इस्लाम से डराते थे पूरे मिडल ईस्ट सारी। अरे मिडल ईस्ट में भी हर कोई डिक्टेटर ये कह रहा था कि मैं लिबरल हूँ, मॉडरेट हूँ और बाकी ये इंतहा पसंद है। ये जाके ख्वाजा आसिफ फॉरेन मिनिस्टर था, उनको कहता कि हम लिबरल हैं और ये लेकिन इमरान खान और इसकी पार्टी दीदी पार्टी और राइटिस्ट है। सो ये लोगों को खुद जाके पाकिस्तान का इमेज तबाह करते थे। खुद कहते थे कि हम पाकिस्तान में बहुत बड़ी इंतहा पसंदी है और हम लिबरल हैं, तो खुद पाकिस्तान का इमेज ख़राब करते थे। और अब फिर ये जो बिलावल गया है, फिर शुरू हो गया। हमारा काम है सेटल करना ही। हम अमेरिका को इन्वॉल्व करेंगे, इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। अब उनसे आप इमदाद ले रहे हैं, बाढ़ लगाई है हमने, क्या हमें नहीं पता चल रहा था जब बाढ़ टूट रही है? वो सामने हमारे बाढ़ टूटी है, सोशल मीडिया पे इमेजेस आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो क्या इनका काम था पॉलिटिकल इंजीनियरिंग यहाँ बैठ के करना? इनका काम नहीं था क्या? जनरल बाजवा को नहीं सोचना चाहिए? अगर उनके साथ मिलकर अगर बाढ़ के जनरल बाजवा को बार बार कहा, मेरे पास टेक्स्ट है, मैं बार बार कहा, जब आखिर में मैंने कहा हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, मुझे दहशतगर्दी का डर है, ये बढ़ती जाएगी दहशतगर्दी। थ्रू आउट मैं उसको कहता रहा, क्योंकि ये बड़ा जैसे उनकी रीसेटलमेंट आसान तो नहीं होनी थी। अब क्या हुआ है, उन्होंने मीर अली में खड़ा कर दिया तालिबान का झंडा, मिरम शाह में उन्होंने बाजार में जाके तालिबान का झंडा लगा दिया। तो अगर ये बढ़ता गया, इसके साथ मुझे कोई शक नहीं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में बड़ी कुर्बानी करने, लेकिन अगर पब्लिक सपोर्ट ना हो तो क्या करेंगे? नहीं जी, लेकिन अगर वो माशी तौर पे भी खत्म है, हमारे पास पैसा ही किधर है अब ये एक और जंग लड़ने का, और सारा बोझ पड़ जाएगा केपी हुकूमत के ऊपर, क्योंकि वो मर्ज हो गया अब। तो वो अब, और पुलिस कैसे इनके सामने खड़ी होगी? नहीं, पुलिस को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इक्विप नहीं किया गया। लोग जो फौजों के सामने लड़ते रहे हैं, अब वो पुलिस उनका मुकाबला करेगी। 20 साल से ऑल फंड्स जो थे वो दूसरी तरफ इस्टेब्लिश करने के लिए पुलिस को तो इक्विप ही नहीं किया गया ना। हमने किया था, हमने 2013 में शुरू किया पुलिस को केपी में इक्विप करना, तो वेरी लेट। लेकिन वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ करते थे। लेकिन अगर ये सारा बोझ पड़ गया केपी पुलिस के ऊपर, और फिर जो फंड्स देने थे इन्होंने फाटा के लिए, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फेडरल गवर्नमेंट ने जो हमने एलोकेट किए हुए थे, इन्होंने फंड्स ही रोक दिए। हाँ, वो तो खैर इन्होंने जाके अब केपी के वो चीफ मिनिस्टर वो आके उन्होंने बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि फंड्स रोक दिए आपने फाटा के। अब फाटा के फंड्स रोकने का मतलब ये कि वो जो लोग हैं मर्ज जो मर्जर के खिलाफ हैं, वो और तालिबान भी टीटीपी भी उनके खिलाफ है, तो ये तो एक पूरा वहाँ क्या आने वाला है। अच्छा, सियासत थोड़ी सी हल्की सी, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि वो और बहुत सारे एंकर्स मौजूद हैं, लेकिन आपने कहा है कि अप्रैल में ये जो है इलेक्शन हो जाएंगे, तो ये कोई रूहानी तौर पे है या आपकी पॉलिटिकल असेसमेंट? नहीं, मेरी असेसमेंट है ये। मैं ये समझता हूँ कि जितना मर्जी इस घोड़े के अंदर हवा भरते जाओ आप, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। ये अभी नहीं बैठेगा तो आगे जाके बैठ जाए, इसलिए गिरना है। अब देखिए ना, माशी तौर पे हुआ क्या हमारा, अब IMF हमें कह रहा है कि आप डॉलर को खुला छोड़ दें, तो डॉलर खुला छोड़ेगा तो मार्केट रेट तो 330 तक कहते हैं जाएगा, 260 पे पहुंच गया अभी मार्केट जो रेट है, तो वो, और वैसे भी डॉलर नहीं मिल रहा है, तो वो किधर पहुंचता है?
उन्होंने कहा बिजली की कीमत और बढ़ाओ और 40 रुपए यूनिट तक बढ़ाओ। 40, यानी कि आज ही बिजली के बिल दुगने हुए तो वो किधर पहुंचे? लालटेनें खरीद लेनी चाहिए। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि गैस 250% बढ़ाओ, और फिर उन्होंने कहा 700 अरब रुपए के टैक्सेस मजीद और लगाओ। अब मुझे बताएं कि जिस मुल्क में इंडस्ट्री भी बंद हो रही है, किसान भी पिट गया, मुझे तो खौफ आ रहा है कि हमारी जो गंदम की फसल है वो क्या होगी अप्रैल में, मुझे तो भी खौफ आ रहा है, क्योंकि किसानों के पास पैसे, जो पेट्रोल, जो डीजल की कीमत हो गई है, जो बिजली की कीमत है, जो खादें जिधर चली गई हैं, मुझे तो नहीं समझ आ रही कि किसान कैसे, और आगे खादों की जो ऑफ टेक है, जो 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 कंजम्पशन है वो नीचे चली गई है, वो डीएपी के भी चली गई है, यूरिया के भी चली गई है। तो जब वो इफेक्ट करेगा हमारी फसल को। अगर हमारी फसल भी कम हुई, इंडस्ट्री वैसे बंद हो रही है, हमारे पास प्रोडक्शन सेंटर है, या इंडस्ट्री से पैसा बनता है या हमारा बनता है और या एग्रीकल्चर है, तीनों चीजें नीचे जा रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि इन्होंने कैसे कि कर्जे वापस, तो ये क्या आपको फिर औना पौना सूरत में जैसे पहले छोड़ के गए थे वैसे छोड़ जाएंगे? नहीं, मुझे तो उससे भी ज्यादा खौफ आ रहा है। मुझे तो खौफ है कि अगर ये डिफॉल्ट कर गए, अब डिफॉल्ट तो वैसे टेक्निकल तो कर चुके हैं, अगर पूरी तरह डिफॉल्ट कर गए तो 3-4 साल मुल्क तो पीछे चला गया। हाइपर इन्फ्लेशन सबसे खौफनाक आम आदमी के लिए है कि आज जो चीज़ें हैं वो कई गुना ज़्यादा, एक दफ़ा डिफ़ॉल्ट कर कई गुना ज़्यादा कीमतें बढ़ जाएंगी, 30s वाला हाल हो जाए। तो वो जब बढ़ जाएंगी तो ये गुर्बत, यहाँ तो आम आदमी पिस जाएगा। अभी अगर आटा दुगना हो गया है, सोच ले कि अगर डिफ़ॉल्ट करेंगे तो पाकिस्तान किधर पहुँचेगा। तो इसका कौन, सबसे पहले इसका जिम्मेदार कौन है? कब हम किसी को जिम्मेदार ठहराएंगे कि आपने चलती हुई हुकूमत को गिरा के इन चोरों को बिठा के मुल्क घुटनों पे ले? यही कॉन्सेप्ट, यही सवाल आपसे है कि क्या इस मुल्क के अंदर हम सिर्फ कारपेट के नीचे या चोई शुजात बन जाएंगे कि मिट्टी पाओ, या हम कभी भी ट्रायल करेंगे उन लोगों का जो रिस्पॉन्सिबल था? अब और ये सब ये देखें कि मैं अपनी हुकूमतें कुर्बान कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी पंजाब की हुकूमत कुर्बान करता हूँ पख्तूनख्वा की, मुल्क के लिए कि आप इलेक्शन करवाओ, फोर्स कर रहे हैं इलेक्शन करवाओ, क्योंकि अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो इकोनॉमी तो बैठ गई है। तो अगर आपने इसी तरह चलना है, मुझे तो खौफ आ रहा है कि जो भी मुल्क में आएगा उसके बाद जिसने इक़्तिदार में आना है वो होल्ड भी नहीं कर सकेगा। मैं तो इसलिए कुर्बान कर रहा हूँ। ऊपर से क्या कोशिशें हो रही हैं, पूरी तरह इनकी कोशिशें हो रही हैं कि इस किसी तरह ये आपकी गवर्नमेंट बचाई जाए। मेरी ये कैसा उल्टा है कि आपकी गवर्नमेंट बचाई जाए, ये नहीं, और ये भी कि किसी तरह हमें गिरा के तो नून को लाया जाए, ये कोशिशें हो रही। फिलहाल तो आप, यानी हमारे जो पीछे हमारे हैंडलर्स बैठे हुए हैं वो कर क्या रहे हैं? मैं मदद कर रहा हूँ मुल्क के लिए, वो उठा के उसको रोक के इन चोरों को ऊपर मुसल्लत करके और यहाँ भी नून की हुकूमत लाना चाहते हैं। ज़ियाउल हक ने कहा था कि आइन में ख़त्म नहीं कर रहा, सिर्फ कुछ शिकों पे अमल दरामद रोक रहा हूँ, मुअत्तल कर रहा हूँ। हाई कोर्ट पंजाब ने एक शिक को मुअत्तल किया है, अमल दरामद रोका है, आर्टिकल 112 जिसके तहत असम्बली। देखिए जी, मैं चाहता तो मेरी तो सारा वक्त कोशिश है कि हमारी दो तरह, मैं वैसे आपने पहले एक बात की थी उसको भी जवाब जी। एक है हमारी जुडिशरी मजबूत हो, उसकी सबसे मजबूत का मतलब होता है जी अवाम को रिस्पेक्ट करे। जुडिशरी की रिस्पेक्ट आती है कंटेम्प्ट के लोगों के ऊपर लगा के नहीं आती रिस्पेक्ट आती है फैसलों से। अब जुडिशरी अगर फैसले मेरिट पे नहीं करेगी और वो इन्फ्लुएंस होगी ताकतवर से, और मैं ये बड़े विद रिस्पेक्ट कहना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारी जुडिशरी का रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो ताकतवर है उसके साथ चली जाती है, वो बजाय रूल ऑफ लॉ कायम करने कमजोर के साथ खड़े होने। लेकिन जो मैंने आपसे पहले बात की, मैंने कहा ISI का एक बहुत बड़ा रोल है जी। वो असल में उस घोड़े को लगाम कौन देगा? मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा देखिए जी, सबसे पहले तो फौज जो एस्टेब्लिशमेंट हम कहते हैं ना, वो सारा एक आदमी के ऊपर डिपेंड करती है। हाँ। उसके पास इतनी ज्यादा पावर है, लॉयल टू द चीफ वो, और डिसिप्लिन है फौज में, उसके पास पावर इतनी ज्यादा है कि वो जिधर चाहेगा ना तो वो तबाही भी कर सकता है। जो इसने किया, ये जो तबाही की है 8 महीने पहले फैसले से, मुल्क की तो तबाही कर दी ना इसने, वो तबाह भी कर सकता है। और वो अगर, क्योंकि सबसे ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन जो बची हुई है वो फौज है, ठीक,
और ISI में बड़ी सलाहियत है। ठीक है, सलाहियत है। इसको बजाय ये कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लगाओ कि किसको जोड़ तोड़ करनी है, लगाना है कि जी पंजाब हुकूमत कैसे आपने बचानी है, बजाय ये करने के इसको ले आए जी। सही है, अकाउंटेबिलिटी। ये बात तो ठीक है। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का है अकाउंटेबिलिटी, इसमें या रूल ऑफ लॉ। अगर आप इसको और इस पावर को इस्तेमाल करें रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करने में, कि आपने ताकतवर जो हर जगह ताकतवर चोरी कर रहा है, डॉलर यहाँ से जो रूलिंग एलीट है वो जो रुपया कन्वर्ट करती है हवाले से बाहर भिजवा देती है। यहाँ से पूरी डॉलर की एक तरफ शॉर्टेज है, गवर्नमेंट घुटनों पे है, लेकिन यहाँ से एलीट जो डॉलर खरीदते है बाहर भेज देती है। ये सारे शहबाज शरीफ, ये नवाज, ये हुदैबा पेपर मिल क्या थी, ये जाली अकाउंट्स जरदारी के, ये सारा मनी लॉन्ड्रिंग थी। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब यहाँ से डॉलर लिया और बाहर भेज दी। अगर यही जो सबसे ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन ISI, ये अगर ये कंट्रोल कर ले तो ये मुल्क तो उठ जाएगा। क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे पास कोई इदारा ही नहीं है जिसके पास इतनी ऑर्गेनाइजेशन और पावर, सिर्फ ये डायरेक्शन उसको चाहिए। अगर आप इसको डायरेक्ट कर दें उस तरफ मुल्क बचाने के लिए, क्योंकि मैं पहली दफा सोच रहा हूँ कि हमारा मुल्क डूब रहा है। मैं ऑनेस्टली फील कर रहा हूँ कि ये हर कोई फील कर रहा है, हर कोई फील कर रहा है। ये तो मैं अपनी गवर्नमेंट तो इसलिए कुर्बान कर रहा हूँ कि किसी तरह इनको अकल आए और इलेक्शन करवा दे और मुल्क को बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने वक्त दिया और इतने तवील वक्फे के वक्त दिया। नाजरीन, आपने एक दर्दमंद आदमी की बातें सुनी हैं, एक शख्स जो कि इस उम्र में है कि जिस उम्र में उसने ज़िंदगी की हर चीज़ हासिल कर ली है, शोहरत है, वज़ारत उज़्मा है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन वो एक सोचता हुआ दिल है। इस सोचते हुए दिल के साथ बहुत सारे लोगों को धड़कना चाहिए, और शायद बहुत सारे लोग धड़क रहे हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने करना।